तो पहले वीडियो जो बनाए थे हम लोग, पीरियोडिक टेबल का एक सीरीज बन रहा था, 2-3 वीडियो हम लोग बनाए थे। उसी का नेक्स्ट पार्ट हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे बड़ा है टर्म आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, एस ब्लॉक पी ब्लॉक के बारे में बात होगी। तो सबसे बड़ा टर्म है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। तो उसका आंसर तो यहीं पे है कि आयन बनाने में, अब आयन कौन सा आयन बनाने में, तो कटायन बनाने में। किसी भी मेटल से जब हम लोग उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो निकालने में कोई ना कोई एनर्जी, कुछ ना कुछ तो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। जो एनर्जी हम लोग सप्लाई करते हैं उसी एनर्जी का नाम होता है कौन सी, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जैसे मान लो कि कोई मेटल है गैसियस स्टेट में और उसको डायरेक्ट आप एनर्जी दोगे तो मेटल प्लस और गैसियस स्टेट में बनेगा ई बनेगा। लेकिन अगर मेटल गैसियस स्टेट में नहीं है, मेटल सॉलिड स्टेट में है, तब क्या करना पड़ेगा भाई? तो अगर कोई मेटल सॉलिड स्टेट में है तो सबसे पहला काम आपका है कि उस मेटल सॉलिड को आप मेटल गैस में कन्वर्ट कीजिए। और जब किसी भी मेटल को या किसी सबस्टांस को सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट किया जाता है तो उस प्रोसेस का नाम सब्लिमेशन होता है। तो सब्लिमेशन, इस मेटल सॉलिड से मेटल गैस बनाने के लिए हम लोग अगर इसको गैस बनाएंगे तो यहाँ जो हीट देंगे उसका नाम होगा हीट ऑफ सब्लिमेशन। अब जब आपका मेटल गैस में कन्वर्ट हो जाए तब इस मेटल में एनर्जी प्रोड्यूस कीजिएगा, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कीजिएगा उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जैसे मान लो कि यह एम जो गैस बना, अब इसको हमने क्या किया, एम प्लस गैस बनाया और यह इलेक्ट्रॉन यहां से जो निकला तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो जो एनर्जी प्रोड्यूस किया गया तो एक इलेक्ट्रॉन इसका निकला, तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया फर्स्ट। अब फिर हम क्या किए, एम प्लस गैस से फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाले तो यहाँ M2 प्लस गैस बना, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकला। तो इस मेटल को आपको कंसीडर करना है, यहां से कंसीडर नहीं करना। अगर यहां से कंसीडर करोगे तो इसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन निकलना है तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट होगा। लेकिन हम लोग इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना शुरू किए हैं, तो जब इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो इस मेटल से 2 इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी हुआ आपका सेकेंड। फिर अब इस मेटल से इस 2 जो इलेक्ट्रॉन आप निकाले उसके फिर हम लोग एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो यहाँ M3 प्लस होगा और गैस यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो अब पूछा जाएगा कि IE3 फर्स्ट क्या इसका हुआ, तो बोलोगे नहीं। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन आ गया कि M प्लस गैस, M2 प्लस गैस बना हुआ और यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया कि आप बताओ कि IE फर्स्ट है कि IE सेकंड है कि IE थर्ड है, कि डी में पूछ दिया नन ऑफ एबव है। ये क्वेश्चन है भाई कि नन ऑफ एबव है। तो आपको क्या देखना है कि यहाँ पे कितना चार्ज है, 1 प्लस है, और यहाँ पे कितना चार्ज है, 2 प्लस है। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलाना है, तो इसलिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, फर्स्ट। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। लेकिन यहां से हम निकाले हैं यहां, मतलब कि पहले मेटल कन्वर्ट हुआ M प्लस पर, फिर वह M प्लस से इलेक्ट्रॉन निकला तो M2 प्लस हुआ, तो इसका यह आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट हुआ, लेकिन इसका आयोनाइजेशन एनर्जी यह सेकेंड हुआ। तो अगर यहाँ पूछा कि M गैस है और यहां से M2 प्लस गैस हुआ और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, 2 इलेक्ट्रॉन निकला, तभी ना यहां से बना, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकला।
अब पूछा गया कि इसके कंपेयर में इसको हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड होगा। तो पहला बात है कि आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसी को बोला जाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, या इसी को बोला जाता है मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम gaseous isolated atom in its ground state is called ionization energy of the element। अब चूंकि एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट क्या होगा भैया, किलो जूल पर मोल, और में क्या लिख सकते हो, किलो कैलोरी पर मोल, और क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो दिमाग में याद रखिएगा कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऐसा नहीं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितना कम से कम एनर्जी देकर के किसी भी मेटल के एटम के या किसी भी एटम से जो गैसियस स्टेट में हो और उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब दिमाग में याद रखना है कि यहाँ जो आई फर्स्ट है, आई सेकेंड है, आई थर्ड है, तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी हो रहा है। तो जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतना ज्यादा एनर्जी लगेगा, और जितना कम इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतना कम एनर्जी लगेगा। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आई थर्ड जो होगा आई सेकेंड से ज्यादा होगा, आई सेकेंड होगा आई फर्स्ट से ज्यादा होगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी लगेगा, उससे ज्यादा एनर्जी किसमें लगेगा, दो इलेक्ट्रॉन को निकालने में, उससे भी ज्यादा एनर्जी लगेगा कितना इलेक्ट्रॉन को निकालने में, तीन इलेक्ट्रॉन को निकालने में। तो जितना ज्यादा हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा हम लोगों को एनर्जी लगना पड़ेगा। अब क्यों लगेगा भाई, यह भी बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालिएगा तो उसका साइज डिक्रीज होगा, और जब साइज डिक्रीज होगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, जैसे मान लो कि कोई एटम है, यहाँ पे कोई एटम इतना बड़ा है, अब इसके न्यूक्लियस से इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस यहाँ है। अब आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को इसमें से निकाला तो उसका साइज अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका साइज क्या हो जाएगा, अब इतना बड़ा साइज हो गया। तो इसके डिस्टेंस जो है इसके डिस्टेंस से कम है। तो जब इसका अट्रैक्शन इसके न्यूक्लियस से ज्यादा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, अब इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो इसका साइज तो और घटेगा। तो इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा। इसीलिए जो इसमें से एनर्जी निकाले हो, इस आयोनाइजेशन एनर्जी को फर्स्ट बोलेंगे, और फिर यहाँ से जो एनर्जी हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसमें से जो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे इसका साइज और छोटा हो जाएगा, इससे और अट्रैक्शन हो जाएगा, तो उससे ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो दिमाग में यह बात याद रखना है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतना ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा, जितना कम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतना कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। अब बात है कि आयोनाइजेशन एनर्जी में कौन कौन सा फैक्टर काम करता है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, हम लिख देते हैं तुम लोगों के लिए कि फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी।
तो क्या क्या फैक्टर काम कर सकता है अनएसन एनर्जी में? तो दिमाग में याद रखना, यहां लिख देते हैं IE, इसको रेड कलर से लिख रहे हैं कि आप लोगों को अलग दिखाई देगा। IE आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा वह क्या होगा भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक साइज का। मतलब क्या हुआ भैया? साइज बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा, साइज घटेगा आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। मतलब एटॉमिक साइज को आप बढ़ाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपका क्या होगा बेटा? डिक्रीज करेगा। और एटॉमिक साइज को आप डिक्रीज करोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी आपका क्या होगा? इंक्रीज करेगा। दूसरा में क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप लोग जानते होंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पेनेट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑक्सीडेशन स्टेट का। मतलब क्या होगा कि अगर कोई भी एटम अगर स्टेबल है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? या तो हाफ फिल्ड होना पड़ेगा या तो फुली फिल्ड होना पड़ेगा। दो कंडीशन में एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। जैसे आप S में 1 होगा तो हाफ फील्ड होगा, S में 2 होगा तो फुली फील्ड होगा, P में 3 होगा हाफ फील्ड होगा, P में 6 होगा फुली फील्ड होगा, D में 5 होगा हाफ फील्ड होगा, D में 10 होगा फुली फील्ड होगा, F में 7 होगा हाफ फील्ड होगा, F में 14 होगा तो फुली फील्ड होगा। तो हम लोग यह बोल सकते हैं कि जिस एटम के पास जितना ज्यादा स्टेबिलिटी है कॉन्फ़िगरेशन का, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। अब इतना आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये बस इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा कि कैसे आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, कैसे कम होगा। अब इसमें तुम लोग को जैसे देखना है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 1s2 2s2 2p3। 2p3 है तो भैया हाफ फील्ड है, क्योंकि P3 होगा तो क्या होगा? हाफ फील्ड होगा। ऑक्सीजन में देखोगे 1s2 2s2 2p4, इसका P4 है तो पार्शियल फील्ड है। तो कहा जाएगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? तो जब हम लोग बोलेंगे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, वह भी कौन सा आयोनाइजेशन एनर्जी? तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है। यहाँ जो भी बात हो रहा है केवल एक इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो रही है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है, यहाँ सेकंड की बात नहीं हो रही है। तो दिमाग में याद रखोगे कि स्टेबिलिटी बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। अब बोलता क्या है कि बुक में बोलता है कि अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो यहाँ पीरियड होगा, और अप टू डाउन में जा रहे हैं तो यहाँ ग्रुप होगा। तो बोलता क्या है कि पीरियड में जाने के बाद जेड इफेक्ट बढ़ता है तो एटॉमिक साइज घटता है। तो जब एटॉमिक साइज घटेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। इसमें ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं? जेड इफेक्ट से कोई मतलब नहीं है, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी यहां क्या होगा? घट जाएगा। लेकिन कुछ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण, उसमें कुछ पुअरिंग ऑफ शील्डिंग के कारण कुछ एक्सेप्शनल केस है, वह सब सारी चीजें हैं तो एक बार में नहीं बताया जा सकता है, ब्लॉक वाइज उसको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए 5 घंटा 6 घंटा का वीडियो बनेगा, तो उतना तो कोई बच्चा देखता भी नहीं है ना, उतना बच्चा बोर हो जाएगा। तो उससे बढ़िया है कि हम छोटा छोटा बता देते हैं।
अब हम लोग जैसे एक पीरियड की बात करते हैं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। तो आप जब यहां देखोगे तो इसका जेड बढ़ेगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा इसका। इसका 1.30, 1.95, 2.60, 3.25, 3.80, 4.55, 5.10 के करीब में आना चाहिए, 5.75 के करीब में आएगा। ऐसा हम लोग को ऐड करने पर पता लगेगा। उसमें थोड़ा कैलकुलेटर में थोड़ा ऐड करो तो तुम, इसको हम देखते हैं 1 मिनट। कैलकुलेटर में ऐड करो तो इसको निकल जाएगा, 1 सेकंड में निकल जाएगा आंसर। इसका 1.30, इसमें 0.65 जोड़ो तो 1.30, 0.65 ऐड करो तो उसमें 1.95, 1.95 में 0.65 जोड़ो तो 2.60 के करीब में आएगा, 2.60 आया। उसके बाद इसमें 0.65 ऐड करो 3.25, फिर उसमें 0.65 ऐड करो 3.9 आएगा, 3.9 उसमें 0.65 जोड़ो 4.55, 4.55 इसमें 0.65 ऐड करो 5.2 आया, 5.2 में उसके बाद फिर 0.6, 5.85। अब देखोगे भैया बोल रहा है क्या कि जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, तो देखो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसका जेड इफेक्ट बढ़ रहा है। और क्या बोला है कि आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट। तो जब जेड इफेक्ट बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी तो बढ़ना चाहिए रूल से। तो किसका होना चाहिए? लिथियम से ज्यादा किसका होगा? बेरिलियम, बेरिलियम से ज्यादा किसका होगा? बोरॉन, बोरॉन से ज्यादा किसका होगा? कार्बन, कार्बन से ज्यादा किसका होगा? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फ्लोरीन, फ्लोरीन से नियोन। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि बेरिलियम का जो है भैया, बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। और जो बात हो रही है सब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है। हम बार बार बोल रहे हैं किसकी बात हो रही है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो बेरिलियम का केस में देखोगे तो 1s2, 2s2, इसके s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो फुली फील्ड है। बोरॉन के केस में देखोगे तो 1s2, 2s2, 2p1 पार्शियल फील्ड है। तो जो पार्शियल फील्ड होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, और जो भी तुम्हारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसके लिए एक रूल है बेटा, याद रखना तुम लोग, आई फर्स्ट में एक रूल है कि सबसे पहले 8वां ग्रुप, उसके बाद 7वां ग्रुप। 8, 7, 5, 6, 4, 2, 3, 1 सबसे ज्यादा होगा 8 ग्रुप का, उसके बाद 7 ग्रुप का, उसके बाद 5 ग्रुप का, उसके बाद 6 ग्रुप का, उसके बाद 4 ग्रुप का, उसके बाद 2 ग्रुप का, उसके बाद 3 ग्रुप का, उसके बाद 1 ग्रुप का। यह तुमको याद रखना है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में। और आई सेकंड में तुम लोग को याद रखना है 1867, 5342। अब देखो कैसे निकालेंगे इसका, तो क्या देखोगे यहां तुम लिथियम का निकाल लो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सीधा निकाल दो, कोई जरूरत नहीं है जेड इफेक्ट का। यहां लिख दो जेड 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिट वाइज लिख दो, कोई जरूरत नहीं है 1s2 2s2 लिखने का, नहीं मालूम है डायरेक्ट लिख देंगे 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8। इसको तुम ग्रुप नंबर कंसीडर कर लो जो आउटर मोस्ट है।
आप देख लो इसको, इसका लिख दो 1 नंबर, इसका लिख दो 2 नंबर, इसका लिख दो 3 नंबर, इसका लिख दो 4 नंबर, इसका लिख दो 5 नंबर, इसका लिख दो 7 6 7 8 नंबर। अब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तुमसे पूछा, अरेंज कर दो। सबसे पहले किसका होगा भाई? 8वां ग्रुप का। उसके बाद कौन सा ग्रुप का होगा भाई? 7 ग्रुप का। उसके बाद कौन सा ग्रुप का होगा? 5 ग्रुप का। उसके बाद कौन सा ग्रुप का होगा? 6 ग्रुप का। उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1। इससे सजा दो। तो 8वां नंबर पर कौन है? तो सबसे ज्यादा नियोन है। उसके बाद कौन होगा? फ्लोरीन। उसके बाद कौन होगा? नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन, कार्बन, उसके बाद बेरिलियम, तब हो जाएगा बोरॉन, तब हो जाएगा तुम्हारा लिथियम। इस तरह कोई भी ग्रुप का एलिमेंट चाहोगे तो तुम अरेंज कर सकते हो। और ऊपर से नीचे में जाने के बाद आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है। उसमें ग्रुप 13 में और ग्रुप 14 में कुछ चेंज करना है, इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। जब हम आगे पी ब्लॉक में बात करेंगे तो उसमें बात करेंगे, लेकिन जनरल कंसीडरेशन में इसको देखना है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट के लिए यह रूल रखिएगा और आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड के लिए यह रूल रखिएगा। अब इसमें थोड़ा और बात कर देते हैं, 2 मिनट की बात, अब वो भी बता ही देते हैं। ग्रुप नंबर 13 में जो तुम लोग बोरॉन फैमिली बोलते हो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो क्या बोल रहा है पीरियोडिक टेबल में कि ऊपर से नीचे जाने के बाद आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा। लेकिन इसमें गैलियम जो है और थैलियम है, इसमें दो तरह पर। और वहां पोरिंग ऑफ शील्डिंग के कारण सबसे ज्यादा देखोगे कि बोरॉन, तब होगा इसमें थैलियम, तब होगा गैलियम, तब होगा एल्यूमिनियम, तब होगा आपको इंडियम। यह आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आप याद रखोगे, इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है। ग्रुप 14 में आओगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम, लेड, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल कार्बन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद लेड, लेड के बाद ईसन, बस यही आपको अरेंज कर देना है। उसके बाद ग्रुप 15 में जाओगे तो नाइट्रोजन फैमिली में डिक्रीज करता है, ऑक्सीजन फैमिली में डिक्रीज करेगा, हाइड्रोजन में डिक्रीज करेगा, इनर्ट गैस में डिक्रीज करेगा। तो यह सब जनरल बात हो गई आयोनाइजेशन एनर्जी की। अब इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग पूछिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आप किसी भी मॉड्यूल से मेडिकल का नीट का क्वेश्चन बनाइएगा, बन जाएगा। अब जो प्रॉब्लम होगा इस पर फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर अगला वीडियो बनाएंगे। ऐसा नहीं कि यही एक अंतिम हो गया, हम इस पर 50 को आप लोगों को बना के देंगे वीडियो, हर क्वेश्चन का आंसर बना के देंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको आप लोग देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।